नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 5 स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपका टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी या आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो आप क्वेश्चन को देखते हुए, नोट करते हुए चलिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रैक्टिस को करने से ये होगा कि आपका रिवीजन होता चला जाएगा और आप बहुत अच्छे से पेपर में कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? तो उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? ए है श्रद्धा, बी आशा, 3 लज्जा या चौथा आनंद। तो यह सर्ग किस सर्ग से है? आपका लज्जा सर्ग से। तो किस सर्ग से है? लज्जा सर्ग। आपका ऑप्शन सी सही होता है। क्लियर हुआ? समझ में आया? उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के लज्जा सर्ग से है। आगे क्वेश्चन है, सुनिए कथा कौन निर्गुण की, रच पच बात बनावत और सगुन सुमेरे प्रकट दिखावत, तुम तृण की ओट दुरावत। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ आपकी सूरदास की हैं। ऑप्शन ए सही होता है। सूरदास जी कहते हैं कि सुनिए कथा कौन निर्गुण की और रुचि पच बात बनावत और सगुन सुमेर प्रकट दिखावत, तुम तृण की ओट दुरावत। पंक्तियाँ सूरदास की हैं। देखिए पंक्तियाँ तो क्लियर हुआ। ऑप्शन 2 के क्वेश्चन 2 के ऑप्शन है सूरदास। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कितना अनुभूतपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, यह कथन किस रचना से है? देखिए क्वेश्चन का पूछने का देखिए क्या पूछा गया है कि कितना अनुभूतपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, यह कथन किस रचना से है? तो इसलिए आपको बुक जो अगर आपके पास है तो बहुत डीपली उसको पढ़ना है। बाकी मैं रिवीजन कराती जा रही हूँ और ये आपकी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए साबित होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है बताइए कि कितना अनुभूतपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, यह कथन किस रचना से है? तो यह कथन आपका ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी से है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद विषय है। जो आखिरी कलाम रचना है किसकी है? आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की। और काव्य का प्रतिपाद विषय क्या है? तो काव्य का प्रतिपाद विषय क्या है बताइए? इस्लाम दर्शन है कि प्रेमाख्यान है कि लोक संस्कृति है कि युगबोध है? तो आखिरी कलाम काव्य का जो प्रतिपाद विषय है वो आपका ऑप्शन ए सही होता है, इस्लाम दर्शन है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। अब सूची 1 है यहाँ और यहाँ पे सूची 2 है। अब यहाँ पे अवधारणा दी गई हैं और यहाँ पे संस्थापक का नाम दिया गया है। आपको उसमें से मिलाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा किससे मैच खा रहा है। ठीक, मैच करना है। अब सबसे पहला है सहृदय, भट्टनायक जी को दिया गया है। साधारणीकरण आनंदवर्धन को। मधुमती भूमिका जगदीश गुप्त। अर्थ की लय केशवदास मिश्र या अभिनव गुप्त, तो इसमें से कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? अब देखिए सहृदय के संस्थापक कौन है? जो सहृदय अवधारणा है उसके संस्थापक कौन है? तो आपको पता होगा आनंदवर्धन है। कौन है? आनंदवर्धन है। और साधारणीकरण के कौन है? तो आपके भट्टनायक हैं। तीसरा है मधुमती भूमिका, तो इसके कौन है? तो इसके आपके केशवदास हैं। और अर्थ की लय के जगदीश गुप्त है। तो इससे आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन नंबर सी
किस हृदय के आनंदवर्धन हैं संस्थापक, साधारणीकरण के भट्टनायक हैं, मधुमती भूमिका के केशवदास मिश्र हैं और अर्थ की लय जगदीश गुप्त है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। और इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षाओं में आप देखे होंगे, अगर आपने टीजीटी पीजीटी दिया है पहले एक बार तो देखा होगा, क्वेश्चन इस टाइप के ज़रूर पूछे जाते हैं। अब आगे का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। नीचे प्रश्न दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं और उसके बाद कूट दिए गए हैं। आपको कूट की सहायता से बताना है कि ये दोनों कथन सही है या एक कथन सही है। तो पहला कथन क्या है कि ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। तो ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से क्या आती है? या दूसरा है कि ब्रज भाषा में पुरुष वर्णों का अभाव है। तो क्या दोनों सही हैं? देखते हैं। नहीं, आपका ऑप्शन बी सही होता है। ये आंशिक सही है, मतलब ब्रजभाषा में गीतात्मक स्वाभाविक रूप से आ जाती है, ये आंशिक सही है, थोड़ा सा सही है इसमें। लेकिन ब्रजभाषा में पुरुष वर्णों का अभाव है, तो ये पूरा सही है कि ब्रजभाषा में पुरुष वर्णों का अभाव है। आगे क्वेश्चन है, आगे भी देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। अब है, नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है। क्या हुई है? सही है। या दूसरा है, नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयातित है। तो दोनों में से क्या सही है बताइए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका बी सही होता है। नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा भी हुई है और नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयातित भी है। तो आपका ऑप्शन बी सही होता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे आप इसको नोट डाउन करते हुए भी चलिएगा। आगे आपका क्वेश्चन है कि छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं क्या हैं। अगर आप छायावाद पढ़े हैं तो उसकी विशेषताओं के बारे में बता सकते हैं। छायावाद की विशेषता क्या है? एक है आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, कि साम्राज्य के प्रति विद्रोह, कि सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण है, कि छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। तो देखिए यहाँ कूट दिया गया है, उपयुक्त सभी सही हैं, कि 1, 3, 4 सही, 2 आंशिक सही है, कि सी ऑप्शन सही है या डी ऑप्शन। तो आपका इसमें कौन सा सही है? तो आपका इसमें ऑप्शन डी सही होता है कि आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति भी छायावाद में है, साम्राज्य के प्रति विद्रोह भी है, सौंदर्य के प्रति। तो आपका ऑप्शन डी सही होता है कि आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति भी है, साम्राज्य के प्रति विद्रोह भी है, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण भी है। पर जो छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है आंशिक सही है। क्लियर हुआ? तो आपका ऑप्शन डी सही है। अब पूछ लिया जाता है कि छायावाद का उल्लेख कब से कब तक माना जाता है। तो छायावाद का उल्लेख 1930 के आसपास माना जाता है। आप देखेंगे डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार, हम देखते हैं कि डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार छायावाद की कई काव्य प्रवृत्तियों का सामूहिक नाम है। और किसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्वांतः सुखाय। और स्वांतः सुखाय में क्या प्रधान है? तो स्वांतः सुखाय में व्यक्तिकता का स्वर प्रधान है। और छायावाद में नारी को मानवीय साहृदयता के साथ अंकित किया गया है। अगर नारी का आ गया कि नारी मानवीय साहृदयता के साथ अंकित किया गया है तो ये भी विशेषताएं सही हैं। स्वांतः सुखाय की भावना है छायावाद में। तो ये सब विशेषताएं आपको याद जरूरी है, लेकिन अभी ऑप्शन डी आपका सही होता है। आगे है, तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो बताइए कौन है? तो इसके रचयिता हैं आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसके रचयिता हैं कौन? आपका ऑप्शन ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
ये आप देखे होंगे, ये पंक्तियाँ कई बार पूछा गया है। तो इन पंक्ति के रचयिता कौन है बताइए। ऑप्शन है सत्यनारायण पांडे हैं, कि मैथिली शरण गुप्त हैं, कि सुभद्रा कुमारी चौहान है, कि महादेवी वर्मा है। तो बताइए कौन है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होता है। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं। आगे है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पे देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। ये प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं बताइए। तो इस प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ये माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पे देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जामे वीर अनेक। क्लियर हुआ। अब है आगे, देखिए पंक्तियां बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और आपको इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन अब पेपर में पूछे जाते हैं। आगे है, दरवाजे से चंदाल गढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है बताइए। दरवाजे से चंदाल गढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो आपका ऑप्शन ये सही होता है, राहुल सांकृत्यायन हैं इस पंक्ति के रचयिता। अब आगे क्वेश्चन है, पौम चरियु किसकी रचना है। अब्दुल रहमान की, विद्यापति की, चंद्रवर दाई की, कि स्वयंभू की। तो पौम चरियु किसकी रचना है। तो आपका ऑप्शन सी सही होता है, स्वयंभू की रचना है। क्लियर हुआ। पौम चरियु स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और पौम चरियु अपभ्रंश भाषा में लिखी गई रचना है। ये इनके बारे में 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखना जरूरी है कि पौम चरियु स्वयंभू की रचना है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है, और पौम चरियु किस भाषा में लिखा गया है, अगर ये पूछ लिया गया तो अपभ्रंश भाषा में। क्लियर हुआ। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ग्रंथ है और यहाँ पे आचार्य हैं। अब इन ग्रंथों को इन आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। कौन सा ग्रंथ किस आचार्य का है। जैसे देखिए, ध्वन्यालोक, मम्मट, काव्यालंकार, हेमचंद, काव्य प्रकाश, आनंदवर्धन, काव्यानुशासन, भामा या विश्वनाथ। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है बताइए। अब ध्वन्यालोक किसका है। तो ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है। अगर इसमें से आप एक कोई भी चारों में से एक का आंसर अगर आपको पता होता है तो आपको ये कूट आसानी से आप कर सकते हैं और आप पकड़ में आ सकता है। जैसे देखिए, ध्वन्यालोक किसका है, आनंदवर्धन का। तो यहाँ आपका क्या है 3। तो आपका ऑप्शन को सी सही होता है कि ध्वन्यालोक किसका है, आनंदवर्धन का है। काव्यालंकार किसका है, भामा का है। काव्य प्रकाश किसका है, मम्मट का है। और काव्यानुशासन किसका है, हेमचंद्र का। तो आपका ऑप्शन सी सही होता है कि ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, काव्यालंकार किसका है, भामा का, काव्य प्रकाश मम्मट का, और काव्यानुशासन हेमचंद्र का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद जरूर करिएगा। याद क्या, आप अगर प्रैक्टिस ही करते जाइए तो आपका रिवीजन होता है, क्योंकि हर प्रैक्टिस में कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीटेड होता है। आपका क्वेश्चन नंबर आगे है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अब यहाँ ग्रंथ है और यहाँ लेखक हैं। एक काव्य शास्त्र से कुछ क्वेश्चन है, तो देखिएगा कि एसे इन क्रिटिसिज्म कॉलरिज, बायोग्राफिया लिटरेरिया मैथ्यू अर्नाल्ड, एस्थेटिक्स I.A. रिचर्ड्स, या प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्रोचे या T.S. इलियट। तो इसमें आपका क्या सही होता है बताइए। देखिए, सबसे पहले तो एसे इन क्रिटिसिज्म किसकी रचना है, मैथ्यू अर्नाल्ड की है। और बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी है, तो ये कॉलरिज की इसके लेखक कॉलरिज है। जो एसे इन क्रिटिसिज्म है इसके लेखक मैथ्यू अर्नाल्ड है, और बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन है, कॉलरिज है। अब लास्ट तीसरा आता है एस्थेटिक्स।
एस्थेटिक्स जो ग्रंथ है, जो पुस्तक है, वो किसने लिखी थी? एस्थेटिक पुस्तक किसने लिखी थी बताइए? क्रोचे ने लिखी थी। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसने लिखा था? आई.ए. रिचर्ड्स। तो क्लियर हुआ, आपका ऑप्शन सी सही होता है कि एसे इन क्रिटिसिज्म मैथ्यू अर्नाल्ड की है, बायोग्राफिया लिटरेरिया आपकी कॉलरिज की है, एस्थेटिक्स आपकी किसकी है? क्रोचे की है, और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसकी है? आई.ए. रिचर्ड्स की है। तो ये आपको ऑप्शन सी सही होता है। आगे है, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? तो बताइए, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? गबन, गीतांजलि, मैला आंचल या कामायनी? तो फणीश्वर नाथ रेणु किसके हैं? मैला आंचल के लेखक हैं। आगे है, गोदान किसकी कृति है? फणीश्वर नाथ रेणु की, कि प्रेमचंद्र की, कि अगेय की, कि जयशंकर प्रसाद की? तो गोदान किसकी कृति है? प्रेमचंद्र की। तो क्लियर हुआ, गोदान प्रेमचंद्र की कृति है। आगे है, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है। तो कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? सीसा झुंझुनवाला की है, कि मैत्रेय पुष्पा की है, कि कुसुम अंचल की है, कि गोपाल प्रसाद व्यास की है? तो कस्तूरी कुंडल बसे क्या है? पहले तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कस्तूरी कुंडल बसे क्या है। तो यह एक आत्मकथा है। और ये किसकी है आत्मकथा है? तो ये मैत्रेय पुष्पा की आत्मकथा है। आपका ऑप्शन बी सही होता है। आगे क्वेश्चन है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? इम्पॉर्टेंट है कि चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? बताइए, मुद्रा राक्षस की, बलराज पंडित की, हबीब तनवीर की, कि नाग बोडस की? तो चरणदास चोर किसकी है? आपकी हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। क्लियर हुआ। आगे है, भूषण बिनु न विराजिए कविता वनिता मित्य। यह कथन किसका है? तो भूषण बिनु न विराजिए कविता वनिता मित्य, यह कथन किसका है? तुलसीदास का, भिखारी दास का, केशव दास का, कि मतीराम का? तो भूषण बिनु न विराजिए कविता वनिता मित्य, ऑप्शन सी आपका सही होता है, केशव दास का है। आगे क्वेश्चन है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? जो भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध, नाथपंथी, भक्त कवि, कि संत कवि? तो इसमें ऑप्शन डी सही होता है कि संत कवित्व नाम से पुकारा जाता है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को। आगे क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा, की साहित्य? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता होना चाहिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका ऑप्शन डी सही होता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे देखिए, महादेवी वर्मा को किस पे ज्ञानपीठ? क्लियर हुआ, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था और कब? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में किसको प्राप्त हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत को प्राप्त हुआ था। और किस कृति पे? चिदम्बरा। अब देखिए, इसमें ये भी पूछ सकता है चिदम्बरा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको कब प्राप्त हुआ था? 1968 में। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा में प्राप्त हुआ था। तो ये क्लियर हुआ। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और 1984 से ये पुरस्कार इस क्षेत्र में सभी को दिया जाता है। ठीक। हिंदी की पहली कहानी की लेखिका का नाम क्या है? बताइए। अब आगे क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी की लेखिका का नाम क्या है? तो हिंदी की पहली कहानी की लेखिका का नाम क्या है? बंग महिला। ऑप्शन ए सही होता है। इनका पूरा नाम क्या था? राजा बाला
घोष। इनका पूरा नाम क्या था? राजा वाला घोष। और इनकी रचनाएं क्या हैं? कहानी कौन सी है? पहली दुलाई वाली। कौन सी है? दुलाई वाली। तो हिंदी की पहली कहानी दुलाई वाली है और हिंदी की पहली कहानी की लेखिका बंग महिला, जिनका पूरा नाम राजा वाला घोष था। आगे क्वेश्चन है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो बताइए, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कि मैथिली शरण गुप्त, की अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय को माना जाता है। तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। ये कौन थे? द्विवेदी युगीन रचनाकार थे, द्विवेदी युग के। और इनकी अगर रचनाएं पूछी जाएं तो इनकी रचनाएं देखिए, प्रिय प्रवास हैं, वैदेही वनवास है, जो इम्पोर्टेंट है, रस कलश है, और कौन से हैं? चोखे चौपदे हैं, और दूसरा क्या है? चुभते चौपदे। तो ये कुछ अयोध्या सिंह उपाध्याय के महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, चोखे चौपदे, चुभते चौपते, ये इनकी इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। और खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं और ये द्विवेदी युगीन रचनाकार थे। आगे क्वेश्चन है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बताइए, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है आपके? जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्लियर हुआ? आगे क्वेश्चन है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। उपयुक्त कथन किसका है? ये कथन वगैरह बहुत पूछे जाते हैं। बताइए कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपके रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल जी ये कहते हैं कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य का हृदय का सामंजस्य स्थापन है। क्लियर हुआ? इसका ऑप्शन बी सही होता है। आगे देखते हैं 27 क्वेश्चन आपका, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें रचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता बताइए कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। आपका ऑप्शन भी सही होता है। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें रचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। पंक्तियों के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। आगे है, जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम कौन सा है? मतलब यहाँ जन्म तिथि के अनुसार सुमेलित कीजिए और बताइए कि द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम क्या है। तो क्रम कौन सा है? सबसे पहले कौन आता है बताइए? तो ये आपका ऑप्शन ए सही होता है। कि पहले श्रीधर पाठक, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उसके बाद मैथिली शरण गुप्त, उसके बाद राम नरेश त्रिपाठी। तो क्लियर हुआ? कवियों का जो क्रम है, सबसे पहले द्विवेदी युगीन कवियों में श्रीधर पाठक आते हैं, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय आते हैं, फिर मैथिली शरण गुप्त आते हैं, फिर राम नरेश त्रिपाठी आते हैं। क्लियर हुआ? अब आगे है क्वेश्चन 29, आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? जो आधुनिक काल की कृतियां हैं, अब उसका प्रकाशन काल की दृष्टि से बताइए कि सही अनुक्रम मतलब सबसे पहले कौन सी कृति हुई, फिर कैसा, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होता है कि आधुनिक काल में सबसे पहले उर्वशी, फिर कनुप्रिया,
फिर यशोधरा, उसके बाद आत्मजयी का प्रकाशन हुआ था। क्लियर हुआ? ऑप्शन सी सही होता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? अब इसमें पाश्चात्य समीक्षक हैं, अगर आपको जन्म पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। तो आपको बताना है कि पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से कि किसका जन्म पहले, फिर उसके बाद किसका आया। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होता है, कौन सा ऑप्शन सही होता है, बताइए। तो इसमें ऑप्शन बी सही होता है। सबसे पहले प्लेटो का जन्म हुआ, उसके बाद अरस्तु का, फिर लोंजाइनस का, फिर कॉलरिज का। क्लियर हुआ? प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस और फिर कॉलरिज। ऑप्शन बी आपका सही होता है। आगे क्वेश्चन है, पत्रिकाओं तथा उनके संपादकों का सुमेलन कीजिए। यहाँ पे पत्रिका है और यहाँ पे उसके संपादक का नाम है। देखिए यहाँ पे ये पत्रिकाएं हैं और यहाँ पे उनके संपादक का नाम है, और ये ऐसे कूट के माध्यम से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सी पत्रिका के संपादक कौन से हैं। तो अब बताइए इसमें कौन सा सही है। अब बागार्थ पत्रिका के संपादक कौन है? तो बागार्थ पत्रिका के संपादक कौन है? विजय बहादुर सिंह हैं। तो बागार्थ पत्रिका के संपादक विजय बहादुर सिंह हैं। अब देखिए ये ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन बी में आपका देखिए बागार्थ, ये 5वां नंबर है, विजय बहादुर सिंह सही है। अगर इन चारों में से आपको कोई एक भी आता है तो आप इसको आसानी से कर लेते हैं, बहुत ही इजी है, आज आराम से आप कर सकते हैं। तो बागार्थ का पत्रिका के संपादक विजय बहादुर सिंह हैं, और नया ज्ञानोदय के संपादक रविंद्र कालिया हैं, वसुधा के संपादक कमला प्रसाद हैं, और रंग प्रसंग के संपादक प्रयाग शुक्ल हैं। क्लियर हो गया? ऑप्शन बी सही होता है कि बागार्थ विजय बहादुर सिंह की है, नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया की है, वसुधा कमला प्रसाद की है, और रंग प्रसंग प्रयाग शुक्ल की है। क्लियर हुआ? आगे फिर इसी टाइप के क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ कि आज के ट्रेंडिंग जो पेपर हो रहे हैं टीजीटी पीजीटी, जो हमने 2021 में देखा था, या एलटीजीआईसी का देखते हैं, तो इसमें कूट के माध्यम से या जन्म की कालक्रम के अनुसार इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और बहुत ही ईजी हेल्पफुल क्वेश्चन आपके होते हैं कि अगर चारों में से किसी एक का भी ऑप्शन आपको पता है तो आप आराम से इसको कर ले जाएंगे। आगे है, कहानीकार और उनकी कहानियों का सुमेलित कीजिए। अब देखिए ये कहानीकार हैं, ये क्या है? कहानीकार है, और उनकी कहानियाँ ये है। तो ये कौन से कहानीकार की कौन सी कहानियाँ हैं, इसको आपको सुमेलित करना है। अब उषा प्रियंवदा है, उषा प्रियंवदा की कहानी कौन सी है, बताइए। तो उषा प्रियंवदा की कहानी आपकी वापसी है। मन्नू भंडारी की अकेली है, कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया, और निर्मल वर्मा की परिंदे। तो आपका ये ऑप्शन ए सही होता है कि उषा प्रियंवदा की कहानी वापसी है, मन्नू भंडारी की जो कहानी है वो अकेली है, कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया, और निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे है। अब इससे देखिए, इससे आपका कितना 1 2 3 4 आपके 4 प्रश्न तैयार हो जाते हैं कि अभी पूछ लिया गया कोई 1 लाइनर क्वेश्चन में कि उषा प्रियंवदा की कहानी कौन सी है, तो वापसी हो गई। मन्नू भंडारी की कौन सी है? अकेली हो गई। कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया, निर्मल वर्मा की परिंदे। तो ये अलग अलग प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और मिलान के लिए भी आ सकता है, तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए आपका सही होता है। अब देखिए आगे है, किलक करे मैं नींव निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो बताइए, तिलक करे मैं नींव निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में वात्सल रस है। ऑप्शन सी सही होता है। आगे है क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो द्विगु समास बताइए किस में है, आजीवन में, भूदान में, सप्ताह में कि पुरुष में। तो आपका ऑप्शन सी सही होता है, सप्ताह। जहाँ 7 है, जहाँ पे संख्यावाची शब्द होते हैं वहाँ पे द्विगु समास होता है। क्लियर हुआ, आपका ऑप्शन सी सही होता है। और आज आपका लास्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में परंपरागत व्यंजनों की संख्या क्या है। तो हिंदी वर्णमाला में परंपरागत शब्दों की संख्या बताइए क्या है। तो 33 है। क्या है? 33। आपका ऑप्शन क्या सही होता है? सी सही होता है कि हिंदी वर्णमाला में परंपरागत व्यंजनों की संख्या 33 है। अब देखिए, इसमें स्वर की सहायता से जो बोली जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, आपको व्यंजन कहलाते हैं। और प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। और परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? 33 मानी जाती है। और अगर जो द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं? ड और ड़, इस व्यंजन को क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। इन दोनों को जोड़ देने पर इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 35। तो क्लियर हुआ, हिंदी वर्णमाला में परंपरागत व्यंजनों की संख्या 33 है और ड अड़ और 2 द्विगुण व्यंजन जोड़ देने पे 35 हो जाती है। तो आपका ऑप्शन सी सही होता है, 33 है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, मैं मोबाइल से ही ये वीडियो बनाती हूँ, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा परेशानी हो सकती है कि नहीं समझ में आ रहा है क्या नहीं। तो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है क्यों, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट करके। पर देखिए, आप अगर इन सब पे ध्यान ना देके प्रश्नों पे ध्यान देंगे तो प्रश्न काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको सिर्फ प्रश्न देखना है जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आगे के और प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।